आप शेरू प्लेलिस्ट टीवी सुन रहे हैं और अब आप सुनेंगे टेलिम इस्तांबुल सीजन 3 का एपिसोड 42 का हिस्सा 2, जिनके राइटर शेर अफगन है। तो आइए सुनने। आज के सूरज ने काली रात के तबाही के मंजर दिखा दिए, और ये आफत एक जगह की ना थी। इस आफत ने शहर के शहर हिला के गिरा डाले। इस्तांबुल के हवेली के टीवी पर खबर नशर हुई कि रात आए ज़लज़ले के मनाज़र दिखाए और सुनाए। जिम्रे सीरिया उतरी तो खबर सुनकर जिम्रे को गमज़दा की कैफियत में टीवी के सामने जा बैठी। एकदम होश में आके मोबाइल उठा के का लकी तो रब्ता ना हुआ। दूसरी तरफ नो खबर सुनकर योनस के कमरे में गए तो योनस ना दिखा तो योनस को काल पे काल की, और तीसरी जनिब योनस और लड़की के साथ बिल्कुल आया हो के लेटा हुआ सो रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की काल उठाए तो नो ने कहा कि योनस बेटा तुम इस वक्त कहाँ हो और कैसे हो? मैं कब से फोन कर रही हूँ। तो इस पर लड़की ने योनस देखा और कहा कि रिलैक्स आंटी, आपका बेटा एकदम ठीक है। वो तो शराब के नशे में बड़े मजे से सो रहा है। ऐसा क्या हुआ है आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो नो ने कहा कि यहाँ क़यामत बर्पा हो गई है और आज के नौजवान बेखबर है। अल्लाह अल्लाह, जरा जोटा मोबाइल बंद करके टीवी खोलो तो खुद ही पता लग जाएगा कि इस जमीन ने आज क्या क़यामत दिखाई है। क्या मेरा बेटा इस्तांबुल में है या नहीं? तो लड़की कहती है कि आपका बेटा इस्तांबुल में है और मेरे घर में है। लड़की मोबाइल में योनस को दिखाती है और कहती है कि योनस सो रहा है। तो नौर मैडम को सांस में सांस आई। फिर नो ने कहा कि सुनो ए लड़की, योनस को अब्रोड ले जाओ, योनस को खबर सुने ना देना। फिर लड़की ने कॉल ऑफ करके टीवी ऑन किया और टीवी की आवाज नीची करके बैठ गई। फिर लड़की योनस देखती है और तीसरी तरफ जलाल खिड़की में देख रहा था तो मुस्तफा आ जाता है और बताता है जलाल साहब, एक अफसोसनाक खबर मिली है। रात के आने वाले ज़लज़ला ने इंस्ट्रक्शन को नुकसान पहुंचाया है। हमारे वारकर मलबे तले है। तो ताज के पते जो एक के ऊपर एक खड़े किए थे। जलाल ने गिरा के कहा कि मुस्तफा कमाल, इन पतों को देखो जरा। जो इंसान इमारतें बनाता है और जितनी ही मजबूत बना ले, कुदरत की आफत इन ताज के पत्तों की तरह गिरा देती है। थोड़ी देर बाद जलाल सीढ़ियां उतर रहा था तो जलाल की नजर जेमरे पे पड़ी कि जेमरे के हाथ से मोबाइल छूट जाता है। बेहवास हो के टीवी सुनती जा रही थी तो जलाल ने मुस्तफा से पूछा कि जमरे का एलखाना कहाँ रहते हैं। तो मुस्तफा ने बताया अंताकिया के करीब एक देहात में रहते हैं और वो जगह ज़लज़ला के जद में है। तो जलाल जेमरे के करीब आता है और जमरे कहता है कि जेमरे, पर जेमरे ने सुनना नहीं। तो जलाल ने फिर से जेमरे कहा
और जेमरे के कंधे पे हाथ रखा तो जेमरे से हम गए। फिर जलाल ने मोबाइल उठाया, जेमरे को देके कहा कि ये मोबाइल बिना सिग्नल के खिलौना है, क्या पता वो बच गए हो और दूसरों को बचा रहे होगे। खुश ख्याल रखो, कभी मायूस ख्याल ना रखना। अब जाओ, ज्यादा खबरें ना सुनो, ये तुम्हें बीमार कर देगी। जाओ अपनी बहन के पास, कोई तो है जो इस घर में तुम्हारा अपना है। जेमरे जलाल देखकर चली जाती है और जलाल कार में बैठने से पहले रुक जाता है तो मुस्ताफा बोला कि क्या हुआ जलाल साहब। फिर जलाल ने कहा कि सेहर साहिबा ढंग के ले आओ और जितने भी उनके खानदान के फर्द हैं उनको भी ले आओ, पर उस लड़की को जाने ना देना। दूसरी जानिब जेमरे और नो का आमना सामना हो जाता है तो नो ने कहा कि तुम अभी तक यहाँ हो, अगर मैं होती तुम्हारी जगह तो मैं कब की चली जाती अपनों की आदत के लिए। पता नहीं तुम यहाँ किसके लिए रुकी हो। तो जेमरे ने कहा कि वो लड़की जो एक कमरे में कब से कैद है, अगर उसको अपनी बेटी समझा होता तो मैं यहाँ नहीं होती। जेमरे चली जाती है और नो साहिबा हैरान कुन निगाहों से देखती रह गई और जमरे आयशा के कमरे में जा पहुंची तो आयशा बेहोश थी, पर जेमरे ने एक नजर तक न डाली। हालांकि वो आयशा के करीब बैठी थी और कहा कि मैं ऐसे बैठ नहीं सकती। उठ खड़ी हुई, दरवाजा खुला, बाहर निकल गई। गार्ड ने रोक लिया कि आप कहाँ जा रही है? तो जेमरे ने गार्ड को कहती है इस्तांबुल से बाहर जा रही हूँ, मुझे जाने दो। तो गार्ड ने कहा कि हमें आपको रोकने के लिए ऑर्डर मिले हैं। जेमरे जाने के लिए टैक्सी हेल्पलाइन कॉल करती है तो गार्ड ने फोन कैच के टैक्सी एजेंसी को मना कर दिया कि आप ना आए। तो जेमरे ने अपना फोन मांगा तो गार्ड ने ना दिया, ये कहे कि जब तक जलाल साहब नहीं आते जब तक हम आपको फोन नहीं देंगे। जेमरे ये सुनकर वापिस कदम मोड़ दिए, अंदर चली गई। इस बार जेमरे की नजर घर के फोन पे पड़ी। फोन करके टैक्सी बुला लेती है और पीछे के रास्ते से होके टैक्सी में बैठ जाती है, पर आगे जाके गार्ड की गाड़ी घेर लिया। फिर जेमरे ने कहा कि वापस चलो। फिर से जेमरे आयशा के पास जा बैठी। आयशा को देखा तो रोने लगी, कहने लगी कि आयशा तुम ऐसी क्यों हो? परियों जैसी तुमको देखते ही एक परी की कहानी याद आती है। एक परी जन्नत के बजाय इस जमीन पर पैदा हो गई। माँ जन्म दे चल बरसी। लोग उसके पर देखकर कहने लगे कि इसको शैतान ने जना है या फारिस्ता ने जना है, पर बहुत खूबसूरत है। पर जब उसके लिए जन्नत से दूध आया तो मालूम हुआ कि वो एक परी है जो गलती से जमीन में पैदा हो गई। परी के बहन भाइयों ने खुद जन्नत का दूध पीते रहे और परी को गाय का दूध पिलाया। जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो दूध के साथ जन्नत का खाना आता रहा।
वो खा लिया करते थे, पर उस परी को हमेशा जमीन का अनाज खिलाया करते थे। एक दिन वो परी जवान हो गई, तो उसके पास एक फारिस्ता आया। उसने बताया कि जो तुम्हारे लिए जन्नत का खाना आता था ये खुद खा लिया करते थे, और तुमको जमीन का अनाज खिलाते थे। खुद 3 वक्त खाते, पर तुमको एक वक्त देते, इसलिए उन्होंने तुमको कैद रखा है। इस अनाज को छोड़ो, ये अनाज खाओ जो जन्नत से आया है, जो तुम्हारी इबादत का इनाम और हक है। तो उस परी ने कहा कि जाओ, इसे ले जाओ और जाके मेरे बहन भाइयों को खिला दो। ये अनाज असल में इनके लिए इनाम है जो करीब धूप और सर्द छाँव में मेरे लिए कमा के इस जमीन का अंज लेते हैं। तो फारिस्ता ये बात सुनकर परी पे फिदा हो गया और परी से कहा कि तू अब जन्नत में चल, मैं तुम्हारे लिए जमीन की उगी हुई मेहनत की रोटी ही लाऊंगा। ऐसा ही शख्स तुम्हारी जिंदगी में आएगा, इस कैद से आजाद कर देगा। दूसरी तरफ यूनुस को उठा ले गए। तो इधर दरवाजे मुलातमा आयशा के लिए नाश्ता ले आई और जिम्रे, आयशा मैडम का खाने का वक्त हो गया है। तो जिम्रे ने कहा कि जाओ मुझे दे दो, आज मैं आयशा को खिलाऊंगी। जिम्रे ने ट्रे लाके मेज में रख दी। जब जिम्रे ने उठाने के लिए आयशा को उठाया तो आयशा बुखार में आग गर्म थी। आयशा को उठाया पर उठी नहीं। बुखार चेक किया तो 101 निकला और दूसरी तरफ यूनुस कार के अंदर बेहोश था। वही लड़की ड्राइव कर रही थी और इधर जिम्रे आयशा को गिली पटिया कर रही थी। उधर यूनुस को होश आ जाता है और मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तो लड़की बोली मैं तुम्हें अगवा कर रही हूँ। तो यूनुस ने मोबाइल पे नूर मैडम की कॉल देख लेता है और कहा कि तुम्हें मेरी मॉम की कॉल आई थी। तो लड़की ने कहा कि इसलिए हम अब्रोड जा रहे हैं। तो गाड़ी एयरपोर्ट पे जाके रोकी तो वहाँ डेफनी भी थी। तो यूनुस ने कार से उतर के डेफनी को देखकर बोला कि डेफनी ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो पर बता नहीं सकती। तो डेफनी बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूनुस बोला नहीं कुछ तो ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए। डेफनी कार में बैठो और मुझे बताओ ऐसा क्या हो गया है। तो बोली कि अच्छा बैठो मैं बताती हूँ। वो कार में वापस बैठ जाता है। फिर डेफनी बोली तुर्की में अर्थक्वेक आया है। तो यूनुस ये सुनकर यूनुस के दिमाग में आवाजें गूंजने लग गई। मैं जानती हूँ कि तुम्हें फोबिया है इसलिए हम बताया नहीं। तो यूनुस ने कार का दरवाजा खोला, बाहर निकल के जमीन पे बैठ गया। तो डेफनी भी कार से उतर के यूनुस के पास आई और कहा कि तुम ठीक हो। यूनुस ने कहा कि डेफनी मुझे यहाँ से ले चलो, मैं ठीक नहीं हूँ। तो डेफनी ने गले लगा लेती है। 3 दिन बाद जलाल साहब आधी रात को अपने घर आते हैं। तो जिम्रे से आमना सामना हो जाता है। तो जिम्रे ने कहा कि जलाल साहब जो आपके पिंजरे में बहुत सोने की चिड़िया होंगी जो बड़े आराम से ऐसो इस रात की जिंदगी बसर करती होंगी, पर मैं तो आम चिड़िया हूँ, मुझे क्यों कैद में रखा है? मुझे मेरे अपनों ढूंढने क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इस पर जलाल ने कहा कि जिम्रे हर बेटी बाप के लिए सोने की तरह ही होती है। एक बाप हमेशा अपनी बेटी की ऐसे ही हिफाजत करता है जैसे वो सोने की चिड़िया हो, चोर थंगों से लौटेरों से बचाता रहता है जब तक सौदागर न आ जाए।
और जेल में शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम इसकी इज्जत हो, इसलिए तुम्हें रोका है। ये लो तुम्हारा फोन। अगर तुम इस घर की अपने आप को आबरू नहीं समझती हो, या फिर तुम किसी और के घर की अपने आप को आबरू समझती हो, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जलाल ये कहे कि अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद मुस्तफा कमाल आ जाता है, तो जलाल कहता है कि कुछ पता चला। मुस्तफा ने कहा कि नहीं जलाल साहब। तो जलाल ने कहा कि मुस्तफा कमाल, एक बेटी की आंखों में एक सवाल है कि उसकी माँ कहाँ है, अब मैं उसको क्या जवाब दूं? तो उसी वक्त मुस्तफा को फोन आ जाता है। मुस्तफा फोन सुनकर कहता कि ठीक है, और जलाल को बताता है कि जलाल साहब पता चल गया है, वो इस्तांबुल के हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ यूनुस आधी रात को जंगल में भाग रहा था। भागते भागते यूनुस के दिमाग में फिर से इमारत गिरने की आवाजें आने लग गई। यूनुस जमीन में बैठकर अपना दिमाग पकड़ रखा था, और यूनुस को याद आया कि एक बच्चे ने एक बच्चे को एक टूटी फूटी बड़ी इमारत के पास जाने को कहा। फिर वो बच्चा उस इमारत के नीचे जाने लगा। यूनुस बार बार बाहर ख्याल में उस बेचे से कह रहा हूँ, उधर न जाओ, वापस आ जाओ। इतने में डैफ्नी भी भागते हुए आ जाती है। यूनुस यूनुस पुकारती है। यूनुस के ख्याल से यूनुस को बाहर निकालती है और कहती है आप सब कुछ सही है। तीसरी जानिब दिमला हॉस्पिटल के बेड पे जख्मी लेती थी। सहर साहिबा रिमान दादी बेंच पे थे, जियान खड़ा था और नर्स दिमला को इंजेक्शन लगा रही थी। तो दिमला को होश आ जाता है, फिर से बेहोश हो जाती है। नर्स डॉक्टर लेने जाती है। सहर ज़ैन दिमला के पास आ जाते हैं और दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर एक काले रंग की कार रुकी। कुछ काले लिबास पहने बंदे निकलते हैं और हॉस्पिटल को देखते हैं, और इधर नर्स और डॉक्टर आके दिमला का राचाई को चेक करते हैं। सहर ने कहा कि क्या मेरी बेटी ठीक है? डॉक्टर सहर साहिबा को देखते हैं और उधर 5 बंदों से एक बंदा जाके कहता है कि एक्सक्यूज मी, जरा आप बताएंगी कि दिमला का राचाई इल्दिस का वार्ड कहाँ है? लेडी बोली कि प्लीज योर वेट, आई टेल योर लेटर इन जस्ट मिनट। बंदा इंतजार करता है और दूसरी तरफ डॉक्टर ने कहा कि फिलहाल अब ये ठीक है, काल तक होश आ जाएगा। पर तो सहर ने कहा कि पर क्या डॉक्टर? और दूसरी तरफ बंदे ने कहा कि नाउ हो मार्च वेट। तो लेडी बोली कि आई फाइंड 507 वार्ड। तो बंदा बोला कि थैंक्स। फिर बंदा लिफ्ट की तरफ जाता है। बाकी 4 बंदे उस बंदे का फॉलो करते हैं और लिफ्ट में आके लिफ्ट का डोर बंद करते हैं। दूसरी जानिब सहर नम आंखें कर वार्ड से बाहर निकलती है, तो रिमान दादी सहर को देखकर कहा कि देखो आ गई मेरी बहू। क्या हुआ सहर? देख आई अपनी बहू। देखा जाए तो तुम्हारी बहू बड़ी अजीब है, खुद बच्चा पैदा करना नहीं चाहती, पर औरों के बच्चों को बचाती फिरती है। इसे देखो 3 दिन से मुसलसल रोए जा रहा है और सादा बर्गर के बजाय सैंडविच रोल मांगता है। अमीर मार गए और गरीब के लिए अपना बच्चा छोड़ गए। तो सहर ने कहा कि फिक्र ना करे रिमान साहिबा, चांद सैंडविच से आपकी पेटी खाली नहीं होगी। अव्वल तो मैं देख रही हूँ कि बच्चे को कम खिला रही है और खुद ज्यादा खा रही है। इतने में सहर के एक बंदा पास आके कहा कि क्या आप सहर साहिबा है? तो सहर ने कहा कि जी मैं हूँ। वो बंदा पुलिस वाला होता है और उसने कहा कि आपसे कोई मिलने आया है।
एक मर्द एक औरत जख्मी पति किए खड़े थे और पुलिस वाले ने और कहा कि दरअसल ये इस नामालूम बच्चे के माँ बाप है। तो बच्चा माँ बाप को देखकर बैग से उठकर अपने माँ बाप से जा मिला और दूसरी तरफ 5 बंदे लिफ्ट में होते हैं और लिफ्ट से निकलते हैं और चलते रहते हैं और दूसरी तरफ बच्चे का बाप सहर साहिबा से कहा कि आपका शुक्रिया कि आपको इल्म नहीं कि आपने किसको बचाया है, कि खुदा ने हमें एक ही औलाद से नवाजा था, इसलिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं और छोटा सा तोहफा आपको कबूल करना पड़ेगा। तो सहर ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। तो बाप ने कहा कि पुलिस लीजिए और आप हमें आपका शुक्रिया अदा करने दें। सहर ने कहा कि असल में इसकी हकदार में नहीं बल्कि मेरी बहू है जो तकमील परी है। सहर और वो डमला को देखते हैं। दूसरी तरफ एक बंदा ने कहा कि शायद हम रास्ता भटक गए। तो एक बंदे ने गुजरते शख्स से पूछा कि 7 वार्ड किस तरफ है, तो वो बताता है। और दूसरी तरफ बाप कहा कि हम कसीर है कि हम इन जख्मों का आजाला नहीं कर सकते। जब ये होश में आ जाए ये इनको दे देना, ये जरूर कहना ये चंद टुकड़े से ये एहसान उतरने वाला नहीं, हम हमेशा मशकूर रहेंगे। बच्चा लेके ये कहे कि चले गए। इसके साथ ही ये 42 एपिसोड पार्ट 2 खत्म हो जाता है, जिनके राइटर शेर अफगन है। और एपिसोड सुनने के लिए शेरू प्लेलिस्ट टीवी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आपका सुनने का शुक्रिया।